नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मजेदार कॉमिक्स, विष कन्या का जहर। विष कन्या का जहर, लेखक विजय कुमार वत्स, चित्रांकन सुनीता कालेवार। बहुत समय पहले की बात है। गाला ऋषि के 3 शिष्यों इंद्रजीत, सौरभ व पंचानन ने एक साथ आश्रम में अपनी शिक्षा पूर्ण की। इंद्रजीत विशाल नगर का युवराज था। सौरभ विशाल नगर के सेनापति प्रशांत का पुत्र था, जबकि पंचानन विशाल नगर के नगर रक्षक दशानन का पुत्र था। गुरुदेव, आपकी कृपा से आज हमारी शिक्षा पूर्ण हुई। विशाल नगर जाने से पहले हम तीनों मित्र आपको गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं। इंद्रजीत, तुम तीनों विभिन्न विद्याओं में उचित प्रकार से पारंगत हो गए हो, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। नहीं गुरुदेव, गुरु दक्षिणा तो आपको लेनी ही पड़ेगी। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात गुरु को दक्षिणा देने की परंपरा तो बरसों से चली आ रही है। तो तुम तीनों मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहते हो? हाँ गुरुदेव। तो सुनो, मुझे गुरु दक्षिणा में तुम तीनों से 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। इसके लिए मैं तुम्हें पूरे 3 माह का समय देता हूँ। जो आज्ञा गुरुदेव। एक बात और ध्यान से सुन लो, तुम तीनों गुरु दक्षिणा देने के लिए विशाल नगर के राजकोष से 1 भी स्वर्ण मुद्रा नहीं लोगे। अन्य राजाओं से मांगकर ही तुम्हें दक्षिणा में देने के लिए 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी करनी होंगी। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है गुरुदेव। गालव ऋषि को प्रणाम कर तीनों मित्र आश्रम से चल दिए। युवराज, इतना धन हम कहां से लाएंगे? गुरुदेव ने गुरु दक्षिणा में मांगा भी तो क्या मांगा? कुछ भी हो, गुरु दक्षिणा तो गुरुदेव को देनी ही होगी। इतना धन तो हमें केवल वह राजा ही दे सकता है जिसके खजाने में अकूत धन दौलत हो। कौन है ऐसा राजा? तभी राह में एक आश्रम पड़ा। लगता है किसी ऋषि का आश्रम है। आगे बढ़ने से पहले क्यों ना आश्रम में चलकर ऋषि का आशीर्वाद ले ले। आप ठीक कह रहे हैं युवराज। वह आश्रम परम ज्ञानी ध्यानी तपस्वी नवल ऋषि का था। प्रणाम ऋषिवर। आओ पुत्रों, लगता है तुम तीनों अपने पूर्व जन्म की पुनरावृत्ति करने चले हो। क्या मतलब ऋषिवर? पहले मुझे तुम यह बताओ कि तुम तीनों 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं की खोज में निकले हो ना? आपको कैसे मालूम ऋषिवर? अपने तप बल से मैं सब कुछ जान सकता हूँ। तुम्हें 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं केवल असुरपुरी के राजा नीलासुर के यहाँ से मिल सकती हैं, वह भी बल व विनय से नहीं, अपितु छल से। ऋषिवर, असुर राज नीलासुर तो आसुरी प्रवृत्ति का है, भला वह हमें 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं क्यों देगा? मैंने कहा ना, तुम लोगों को छल द्वारा असुर राज से 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लेनी होंगी। ठीक है ऋषिवर, हम ऐसा ही करेंगे। हम तीनों अपने पूर्व जन्म की पुनरावृत्ति करने चले हैं। कृपया इस बात को जरा विस्तार से समझाइए। ठीक है, मैं तुम तीनों को प्रारंभ से ही सारी बात बताता हूँ। सुनो, आज से 25 वर्ष पूर्व अरुणाचल वन में तापस नाम के अत्यंत तेजस्वी ऋषि अपने आश्रम में रहते थे। एक बार एक विशाल यज्ञ का आयोजन करने के लिए उन्हें काफी धन की आवश्यकता पड़ी। वे सोचने लगे, धन प्राप्त करने के लिए मुझे किस राजा के पास जाना चाहिए? बहुत सोच विचार करने के पश्चात वे समीप के राज्य विजयनगर के राजा मालव सेन के पास पहुंचे। उन्होंने उनकी पूर्ण आवभगत की। तत्पश्चात, कहो ऋषिवर, क्या आदेश है? राजन, यज्ञ हेतु मुझे बहुत सारे धन की आवश्यकता है। मैं आपकी यह इच्छा अवश्य पूरी करूंगा ऋषिवर। लेकिन राजन, मुझे धन देने से पहले मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। मुझे बहुत सारे धन की आवश्यकता है। यदि उसे मुझे देने से तुम्हारी प्रजा के विकास कार्यों में बाधा न पड़ती हो तो ही मुझे धन दो। यदि बाधा पड़ती हो तो धन नहीं देना। यह आप कैसी बातें कर रहे हैं ऋषिवर? मेरे द्वार से आप क्या खाली हाथ जाएंगे? मैं तो ऐसा धन चाहता हूँ जो तुम्हारे राजकोष में यूं ही बेकार पड़ा हो। इसका पता कैसे चलेगा ऋषिवर? यह तो बहुत सरल कार्य है राजन। तुम मुझे अपनी आय व्यय का लेखा दिखा दो। उसे देखकर मैं उचित निष्कर्ष निकाल लूंगा। अभी दिखाता हूँ ऋषिवर। मालव सेन ने तुरंत राज्य के आय व्यय का लेखा जोखा मंगवाकर तापस ऋषि के सामने रख दिया। लीजिए ऋषिवर, निरीक्षण कीजिए। तापस ऋषि ने बड़ी बारीकी के साथ लेखे जोखे का निरीक्षण किया। तत्पश्चात, राजन, तुम्हारा आय व्यय समान है, इसलिए मैं तुम्हारे राजकोष से जरा सा भी धन नहीं लूंगा। तब आपकी धन की समस्या कैसे हल होगी ऋषिवर? इसके लिए अब मैं किसी और राजा के पास जाकर उससे धन की मांग करूंगा। तापस ऋषि का कथन सुनकर मालव सेन सोच में पड़ गया।
कुछ सोचकर वह तापस ऋषि से बोला, ऋषिवर, यदि आप आज्ञा दे तो मैं भी आपके साथ किसी राजा के पास धन मांगने चलूं? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तब वे दोनों रथ में बैठकर पास ही के राज्य भवानीपुर की ओर चल दिए। वे दोनों भवानीपुर के राजा परीक्षित के पास पहुंचे। ऋषि श्रेष्ठ तापस व राजा मालवसेन, आपका भवानीपुर के महल में स्वागत है। परीक्षित ने दोनों को आदर सहित अपने समीप बिठाया। तत्पश्चात, ऋषि श्रेष्ठ, कृपया करके मुझे अपने यहाँ आने का प्रयोजन बताइए। राजन, मैं एक विशाल यज्ञ का आयोजन करने वाला हूँ, जिसके लिए मुझे काफी धन की आवश्यकता है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। मेरे अहोभाग्य, जो आपने मुझे इस योग्य समझा, मैं आपको मुंह मांगा धन दिलवाता हूँ। ठहरिए राजन, मुझे केवल ऐसा धन चाहिए जिसको देने से तुम्हारे देश के सुधार कार्यों में बाधा ना पड़े। कृपया करके मुझे अपने राज्य का आय व्यय का लेखा मंगवाकर दिखवाइए। यदि तुम्हारे राज्य का व्यय तुम्हारे राज्य की आय से कम होगा, तभी हम तुम्हारे खजाने से यज्ञ हेतु धन ले लेंगे, अन्यथा नहीं। ठीक है ऋषिवर, मैं अभी राज्य की आय व्यय का लेखा मंगवाता हूँ। कुछ देर बाद ही तापस ऋषि भवानीपुर राज्य की आय व्यय का लेखा पढ़ रहे थे। आय व्यय का लेखा पढ़ने के पश्चात, राजन, राजा मालवसेन की भांति तुम्हारे राज्य का आय व्यय भी बराबर बराबर है, इसलिए हमें खेद है कि हम तुमसे भी कुछ नहीं लेंगे। ओह, यह तो मेरे लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है। परीक्षित का मुंह उतर गया। उसकी ऐसी दशा देखकर तापस ऋषि ने उससे कहा, राजन, निराश न हो, तुम्हारे राज्य की आमदनी और खर्च दोनों बराबर है, इसलिए मैं चाहकर भी तुमसे कुछ नहीं लूंगा। धन मांगने के लिए अब मैं और किसी राजा के पास जाऊंगा। आपकी धन की इच्छा तो अब केवल वही राजा पूर्ण कर सकता है जो राज्य से होने वाली आय को खजाने में तो जमा करता हो, पर उसे राज्य हित के लिए प्रजा पर व्यय न करता हो। ऐसा कौन सा राजा होगा राजन? है ऋषिवर, एक राजा ऐसा भी है। कौन है वह? ऋषिवर, यहाँ से समीप ही असुरपुरी राज्य है। उस पर असुर नृपति नीलासुर राज करता है। उसके पास काफी धन है। पर राजन, वह तो आर्य नहीं अपितु अनार्य है। क्या उससे यज्ञ हेतु धन लेना उचित होगा? राजन, आर्य या अनार्य होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि वह हमें धन दे सकता है तो उसी से धन लेना चाहिए। ऋषिवर, शायद असुर राज नीलासुर आपको न जानता हो। वह मुझे और राजा मालवसेन को निश्चय ही जानता होगा। यदि आप आज्ञा दें तो मैं और राजा मालवसेन आपके साथ असुरपुरी चले। हम दोनों को आपके साथ देखकर लिहाज में आकर नीलासुर अधिक धन तो नहीं, लेकिन जितना आप चाहते हैं उतना तो अवश्य दे देगा। ऐसी बात है तो तुम दोनों भी मेरे साथ असुरपुरी चलो। तापस ऋषि की सहमति पा राजा परीक्षित और राजा मालवसेन भी उनके साथ असुरपुरी की ओर चल दिए। अपने आने की सूचना राजा परीक्षित ने दूत द्वारा पहले ही असुर राजा नीलासुर को भिजवा दी थी। दूत से यह सूचना पा असुर राज नीलासुर सोच में पड़ गया था। राजा परीक्षित व राजा मालवसेन तापस ऋषि के साथ मेरे राज्य में मुझसे मिलने क्यों आ रहे हैं? शायद इसमें उन तीनों की कोई चाल हो। यदि ऐसा है तो वे मेरे राज्य में आएंगे तो जरूर, लेकिन मैं उन तीनों को अपने राज्य से जीवित नहीं जाने दूंगा। यह सोच उसने अपने महल के प्रधान रसोइयों को बुलाकर कहा, देखो, आज हमारे महल में हमारे 3 मेहमान आने वाले हैं। तुम्हें उनके लिए बढ़िया व शाकाहारी विष मिला भोजन बनाना है। जो आज्ञा असुरराज। रसोइया नीलासुर का आदेश पा उसी समय शाकाहारी भोजन बनाने में जुट गया। भोजन बनने के पश्चात उसने सब्जियों में विष डाला। इधर जब तापस ऋषि ने दोनों राजाओं के साथ असुरपुरी में प्रवेश किया तो असुर राज नीलासुर ने बड़े समारोह के साथ उनका स्वागत किया। ऋषिवर, मेरे अहोभाग्य, जो असुरों की नगरी में आप जैसे महात्मा पधारे। तापस ऋषि को प्रणाम करने के पश्चात नीलासुर ने विनय पूर्वक परीक्षित व मालवसेन से कहा, मेरे 2 पड़ोसी राजा मेरे राज्य में आए हैं। आप दोनों का असुरपुरी में स्वागत है। नीलासुर आदर सहित उन तीनों को अपने महल में ले गया। तत्पश्चात, आप लोग लंबे सफर से चलकर आए हैं, इसलिए भूख लगाई होगी। चलिए पहले भोजन कर लीजिए। असुरराज, भोजन तो होता ही रहेगा, पहले हम तुम्हें अपने यहाँ आने का उद्देश्य तो बता दें। ऋषिवर, आप लोगों के यहाँ आने का उद्देश्य बाद में पता चल जाएगा। मेरी विनती है, पहले आप लोग भोजन ग्रहण कर ले। नीलासुर को बार बार भोजन के लिए इस प्रकार आग्रह करते देख
तापस ऋषि को शंका हुई। नीलासुर बार बार भोजन कर लेने पर ही क्यों जोर दिए जा रहा है? लगता है दाल में कुछ काला है। मन में ऐसा विचार आते ही तापस ऋषि ने नीलासुर से कहा, आप भोजन परोसवाइए असुरराज। सबसे पहले हम भोजन करेंगे, तब हम तृप्त हो जाएंगे, तब ही शेष लोगों को खाना खाने बैठना होगा। जैसी आपकी इच्छा ऋषिवर। अतः सबसे पहले तापस ऋषि भोजन करने बैठे और अपने तपोबल के प्रभाव से वह सारा भोजन समाप्त करके ही उठे जो उन सभी के लिए बना था। तापस ऋषि का पेट है या कुआं? अब उसे एक नया भय सताने लगा। तापस ऋषि विष मिला सारा भोजन खा गए हैं। ऋषि को किसी प्रकार यहाँ से हटाना चाहिए। इसी भय से वह तापस ऋषि से बार बार विश्राम गृह में चल विश्राम करने के लिए कहने लगा, तो तापस ऋषि ने मुस्कुराकर उसकी बात स्वीकार कर ली। वे दोनों राजाओं से बोले, क्षमा करें, आप दोनों का भोजन मैं अकेला ही खा गया। अब आप दोनों को फल आदि खाकर ही पेट भरना होगा। आप दोनों फल खाइए, मैं जाकर अपने कक्ष में विश्राम करूंगा। नीलासुर के साथ तापस ऋषि विश्राम गृह में पहुंचे। अब आप विश्राम कीजिए ऋषिवर। तापस ऋषि यह सुन मुस्कुराकर शैया पर लेट गए और नीलासुर कक्ष के द्वार पर खड़ा हो तापस ऋषि पर तीक्ष्ण विष के प्रभाव होने की प्रतीक्षा करने लगा। ऋषिवर पर विष का प्रभाव क्यों नहीं हो रहा है? अभी तक तो विष के प्रभाव से इन्हें मर जाना चाहिए था। नीलासुर व्याकुल हो कक्ष के द्वार पर टहलने लगा। उसकी यह व्याकुलता देख, असुरराज अब सोने भी दो, जाओ तुम भी आराम करो और हमें भी विश्राम करने दो। तापस ऋषि का कथन सुन नीलासुर मन ही मन ताव खा गया। यह देख तापस ऋषि मुस्कुराए, असुरराज तुम्हारा यहाँ खड़े रहना व्यर्थ है। भोजन में मिला विष तो मैं अपने तपोबल से कब का पचा चुका हूँ। मुझ पर अपने विष के प्रभाव होने की आशा छोड़ दो। जाओ अपने कक्ष में जाकर तुम भी आराम करो। तापस ऋषि की बात सुन असुरराज बुरी तरह गड़बड़ा गया। यह ऋषि तो बहुत बड़ी बला है, इसने मेरी सारी योजना असफल कर दी है। अब यह रुष्ट होकर कहीं मुझे शाप न दे दे। अतः वह सहमे से स्वर में तापस ऋषि से बोला, नहीं नहीं ऋषिवर, ऐसी बात नहीं है। आपको व्यर्थ ही भ्रम हुआ है। मैं भला अपने आदरणीय अतिथियों को विष क्यों दूंगा? चलो भ्रम ही सही। अब आप जाइए असुरराज, रात्रि हो चुकी है। अब आपसे कल मुलाकात होगी। यह सुन नीलासुर कक्ष से बाहर जाने को उद्यत हुआ। तभी राजा परीक्षित और राजा मालवसेन ने कक्ष में प्रवेश किया। असुरराज आप यहाँ? मैं यहाँ ऋषिवर की सेवा में लगा हुआ था। परीक्षित और मालवसेन को आया देख तापस ऋषि ने नीलासुर से कहा, असुरराज आइए बैठिए। अब मेरे दोनों साथी आ गए हैं, अतः हम आपको अपने यहाँ आने का उद्देश्य बताना चाहते हैं। यह सुन नीलासुर, परीक्षित, मालवसेन सभी अपने अपने स्थान पर बैठ गए। तब परीक्षित ने नीलासुर से कहा, असुरराज मैं और राजा मालवसेन तापस ऋषि के लिए आपसे धन मांगने आए हैं। आप जितना कर अपनी प्रजा से लेते हैं उतना धन प्रजा की उन्नति के कार्यों में कभी भी व्यय नहीं करते हैं। इसलिए आपके पास आवश्यकता से अधिक धन जमा हो गया है। उसमें से कुछ धन तापस ऋषि को यज्ञ हेतु दान में दे दीजिए। परीक्षित का कथन सुन नीलासुर सोचने लगा, तो यह कारण है इन तीनों के यहाँ आने का। इन लोगों से साफ इनकार भी तो नहीं कर सकता। अतः कुछ देर सोचने के बाद वह छल भरे स्वर में बोला, आदरणीय राजाओं, आप तापस ऋषि के लिए मुझसे धन लेना चाहते हो। आप लोग मेरे राज्य में आए, यह मेरा अहोभाग्य है। मैं केवल ऋषिवर को ही नहीं, आप दोनों को भी धन भेंट में दूंगा। अब आप लोग आराम कीजिए। कल मैं ऋषिवर को मुंह मांगा धन देने का प्रबंध कर दूंगा। हमें आपसे इसी बात की आशा थी असुरराज। उसके जाने के बाद परीक्षित प्रशंसा भरे स्वर में मालवसेन से बोला, राजन, नीलासुर तो बहुत भला निकला। उसने हमारे प्रस्ताव को सहर्षी मान लिया है। सचमुच बहुत बड़े दिल वाला है नीलासुर। उन दोनों की बातें सुन तापस ऋषि मुस्कुराए। यह आप नहीं, मैं जानता हूँ कि नीलासुर कितना भला है। तब तापस ऋषि ने उन दोनों को विष मिले भोजन के बारे में बताया। तत्पश्चात, मेरे भोले राजाओं, नीलासुर उस भोजन को खिलाकर तुम्हें व मुझे मार डालना चाहता था। इसी बात को भांपकर पहले मैंने भोजन किया और तुम लोगों के लिए जरा सा भी भोजन नहीं छोड़ा। अपने तप बल से मैं तो सारे विष को हजम कर गया, लेकिन तुम दोनों तो तत्काल ही स्वर्ग सिधार जाते। यह सुनते ही दोनों राजाओं के चेहरों पर
भय की छाया डोल गई। तो नीलासुर हमें मारना चाहता था? हाँ, मैं यही कह रहा हूँ। इस समय वह यहाँ से जरूर चला गया है, पर अपने कक्ष में जाकर वह हम लोगों के विरुद्ध षड्यंत्र का कोई नया ताना बाना अवश्य बुनेगा। ओह, अब क्या होगा? नीलासुर के जाल से हम कैसे बाहर निकले? नीलासुर तो हमें मार कर ही छोड़ेगा। घबराओ मत मेरे साथियों, मेरे होते नीलासुर तुम लोगों का कुछ अनिष्ट नहीं कर पाएगा। मैं अपने तप बल से उसके षड्यंत्र को सफल नहीं होने दूंगा। तापस ऋषि का आश्वासन पा दोनों राजाओं ने चैन की सांस ली। तत्पश्चात वे दोनों ऋषि से आज्ञा ले अपने कक्ष में विश्राम करने चले आए। इधर नीलासुर अपने प्रधानमंत्री रक्तासुर से कह रहा था, प्रधानमंत्री जी, तापस ऋषि 2 राजाओं को साथ लेकर हमसे मुंह मांगा धन दान में लेने आया है। मैं उसे हरगिज धन नहीं देना चाहता हूँ। साथ ही इस बात से भी डरता हूँ कि वह हमें कोई शाप दे देगा। ऋषियों के दिए हुए शाप हमेशा से सच होते आए हैं, अतः कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। राक्षस राज, जब तक तापस ऋषि का तपोबल उनके साथ है, हम उनका व दोनों राजाओं का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अतः सबसे पहले हमें तापस ऋषि के तपोबल को क्षीण करना होगा। इसके लिए आप विष कन्या नीलिमा को तापस ऋषि के पास भेजिए। नीलिमा के प्रति आसक्त होते ही तापस ऋषि का तपोबल खंडित हो जाएगा। जब वे नीलिमा को आलिंगन में भरेंगे, तभी विष कन्या के विष के प्रभाव से उनकी मृत्यु हो जाएगी। तब आप आसानी से परीक्षित व मालव सेन को मार सकते हैं। ओह प्रधानमंत्री जी, आपने तो बहुत अच्छा उपाय बताया है, हम ऐसा ही करेंगे। नीलासुर ने उसी समय विष कन्या नीलिमा को बुलाकर आदेश दिया, नीलिमा, हमारे अतिथि गृह में तापस ऋषि ठहरे हुए हैं। जाओ, वहां जाकर उन्हें अपने जाल में फंसाओ। जो आज्ञा असुरराज। नीलासुर का आदेश पाकर विष कन्या नीलिमा अतिथि गृह की ओर चल दी। इधर अपने कक्ष में तापस ऋषि सोच रहे थे, यज्ञ के लिए धन का इंतजाम तो हो न सका और ऊपर से यह नई मुसीबत और खड़ी हो गई। तभी विष कन्या नीलिमा ने उनके कक्ष में प्रवेश किया। कौन हो तुम? सुनते ही नीलिमा ने मुस्कुराकर उनकी ओर देखा। उसे इस प्रकार अपनी ओर देखते पाकर, ओह, बस जादू है इस रूपसी की आंखों में। तापस ऋषि के मन में नीलिमा के प्रति अनुराग उत्पन्न हो चुका था, अतः वे मुस्कुराकर बोले, सुंदरी, वहां क्यों खड़ी हो? हमारे पास आओ। नीलिमा मुस्कुराती हुई धीमे धीमे चलकर उनके पास आई। सुंदरी, कभी मेनका ने ऋषि विश्वामित्र का तप भंग किया था। लगता है आज तुम हमारा मन डामाडोल करने आई हो। ऋषिवर, यदि मैं ऐसा कर सकी तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूंगी। तो आओ, दूर क्यों खड़ी हो? आगे बढ़कर हमारी बाहों में समा जाओ। सुनते ही नीलिमा दौड़कर तापस ऋषि की फैली हुई बाहों में समा गई। तत्पश्चात नीलिमा के चुंबन लेते ही आह, फिर नीलिमा ने झटके से तापस ऋषि को अपने बाहुपाश से मुक्त कर दिया। तापस ऋषि पीड़ा से कराहते शैया पर गिर पड़े। तो तू साधारण नारी न होकर विषकन्या है? तू मुझे मारने आई थी? आह, हा हा हा, तुमने ठीक पहचाना। यह सुन तापस ऋषि फटी फटी आंखों से उसे देखने लगे। यह तूने ठीक नहीं किया विषकन्या, यह तूने ठीक नहीं किया। तापस ऋषि की आंखें फटी की फटी रह गई। न जाने फटी हुई उन आंखों में से कब उनके प्राण शरीर से बाहर निकल गए थे। तब विष कन्या नीलिमा असुरराज नीलासुर के पास पहुंची। असुरराज, मैं तापस ऋषि को यमलोक पहुंचा आई हूँ। आह नीलिमा, यह तुमने बड़ा ही अच्छा कार्य किया है। वह उसी समय राजा परीक्षित के कक्ष में गया। उठ परीक्षित, उठ, देख तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। परीक्षित ने घबराकर आंखें खोली। असुरराज, तुम यहाँ? मैं तुझे यमलोक पहुंचाने आया हूँ परीक्षित। बड़ा आया था मुझसे धन मांगने। नीलासुर का कथन सुनते ही परीक्षित का मुंह भय से पीला पड़ गया। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तापस ऋषि मेरी व मालव सेन की रक्षा करेंगे। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।